क्या करते थे कल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। इसका एप्लीकेशन जो मेन पार्ट है आप लोग के सिलेबस में सिर्फ एक ही है, वो क्या है, वंचुरी मीटर, ठीक है ना। हिस्टोरिकली भी बता देंगे, लेकिन क्या है, वंचुरी मीटर, वंचुरी मीटर। अब इस वंचुरी मीटर में क्या है, कल इसमें साली ने सवाल ये किया कि सर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ पे छोटा होगा वहाँ पे प्रेशर, अगर मान लेते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये छोटा था और यहाँ पे इसका एरिया ये वन, इसका एरिया A2, तो यहाँ पे पानी की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे पानी की स्पीड कम होगी। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ फ्लो है, जो रेट ऑफ फ्लो हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या होगा, सेम होगा। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो। एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। तो अब ये वंचुरी मीटर क्या है कि हमारा किसी भी पाइप के अंदर किसी फ्लूइड्स की स्पीड को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, क्या, टू डिटरमाइन the speed of flowing liquid, यानी कोई भी पानी जो बह रही है उस पानी का स्पीड कितना है वो किसकी हेल्प से करेंगे, वंचुरी मीटर के हिसाब से हम उसके तरीके से डिटरमाइन करेंगे, या फिर रेट ऑफ फ्लो को कैलकुलेट करेंगे। इसको रेट ऑफ फ्लो किसका, ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स, ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स। ये दोनों बात देखिए, टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स, दोनों बात देखिए। किससे हम कैलकुलेट करेंगे, वंचुरी मीटर से, ठीक है, किससे, वंचुरी मीटर से। देखो कैसे करना है, क्या काम वंचुरी मीटर, अब देखो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A1 है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। यहाँ पे स्पीड जो है किसी फ्लूइड का V1 है, यहाँ पे V2 है। अब यहाँ पे देखो कि ये कैपिलरी जो ट्यूब है इसका राइज ज्यादा है और इसका राइज कम है, वजह क्या है, वजह क्या, देखो यहाँ पे ये जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम P1 plus rho GH plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho पहले रो GH plus half rho V2 square, ठीक है। ये दो क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, इसका हाइट का सेम, तो रो जीएस कैंसिल हो जाएगा। P1 plus half rho V1 square equals to P2 plus half rho V2 square। अब देखो प्रिंसिपल, जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बताओ कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। जब यहाँ पे स्पीड
स्पीड ज्यादा होगी, जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, ये ज्यादा होगी। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना, यानी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा तो ये क्या होगा, कम। तो ये दोनों को सेम होने के लिए ये कम होना चाहिए और इसको ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा, P1 का कि P2 का? बात समझ में आई कि P1 और P2 का प्रेशर क्यों ज्यादा है? नहीं आई? देखो यहाँ का स्पीड ज्यादा है, यहाँ का स्पीड ज्यादा है, मैं सॉरी कम है। तो यहाँ का अगर स्पीड ज्यादा है तो हाफ रो V स्क्वायर इसका टर्म ये ज्यादा होगा। अब यहाँ का ये टर्म अगर ज्यादा है तो यहाँ का स्पीड कम है, तो यहाँ का ये हाफ रो V1 स्क्वायर, यानी जो काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म है वो क्या होगा, यहाँ का कम होगा। तो दोनों कंजर्व रहने के लिए यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अब डिपेंड करेगा। अब दोनों को सेम होने के लिए इसको ज्यादा होना पड़ेगा, इसको ज्यादा होना पड़ेगा, P1 को ज्यादा होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, यहाँ का स्पीड ज्यादा, तो जो काइनेटिक हेड है, जो काइनेटिक हेड है, काइनेटिक एनर्जी का जो हेड है हाफ रो V2 स्क्वायर, ये टर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है ना, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म तो कैंसिल हो गया। तो ये अगर ज्यादा है तो यहाँ पे V2 अगर ज्यादा है तो V1 कम है, तो यहाँ पे ये टर्म क्या है, कम। अब बचा ये टर्म और ये टर्म, दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होगा, तभी तो हम इक्वल कह सकते हैं। यहाँ का अगर मैं बोलूँ कि 50 = 50 होगा, ये हो गया 30, ये हो गया 10। अब ये 50 कैसे हो सकता है, जब ये 40 हो जाए और ये 20 हो जाए, तब ना। यानी यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P2 कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं, एरिया इसलिए देखो, ठीक है, तुम जो कह रही हो कि एरिया कम है तो प्रेशर, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होनी चाहिए, लेकिन बर्नौली प्रिंसिपल का कंजर्व रहने के लिए, टोटल एनर्जी कंजर्व रहने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक दोनों तरफ से LHS = RHS होनी चाहिए। तो यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है वो ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी का टर्म कम है, तो यहाँ का प्रेशर कम होगा और ये ज्यादा, तभी तो बैलेंस होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस पे राइज भी ज्यादा होगा और यहाँ का प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, राइज कम होगा। आई बात समझ में? मान लेते हैं कि इसका जो राइज है वो क्या है, x है, तो इसका राइज कितना है, x है, और इसका राइज कितना है, y। यहाँ का प्रेशर निकालो, ये लेवल से जितना ऊपर जाएंगे तो कितना होगा, अगर h हाइट पे जाते हैं तो इसकी जो ये होती है प्रेशर कितनी होती है, डेल्टा P = ρgh, यानी ρg y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। और यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, ρgh कितना होगा, दोनों का प्रेशर कितना होगा, डेल्टा P = ρg * y - x, यानी ये लेवल कितना ज्यादा है, इसको मान लेता हूं मैं h, तो यानी y - x कितना हो जाएगा, ρgh, दोनों का प्रेशर कितना हो गया, ρgh। अब यहाँ पे P1 - P2 = हाफ रो V2 स्क्वायर - V1 स्क्वायर, ठीक है। और P1 - P2 कितना है, दोनों का डिफरेंस ρgh, = हाफ रो V2 स्क्वायर - V1 स्क्वायर। एक इक्वेशन ये हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस फ्लोइंग लिक्विड्स का स्पीड क्या है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो हमें यानी V1 और V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है, दो अननोन है, एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यानी एक इक्वेशन हमें और चाहिए। तो एक इक्वेशन किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल का। क्या होगा, यहाँ का स्पीड अगर V1 है, यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का स्पीड V2 है, तो A2 क्या हो जाएगा, A1 क्या होगा, A1 V1 = A2 V2। अब यहाँ से देखो V1/V2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, V1/V2 कितना हो जाएगा, A2/A1। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन
रो जी क्यों लिखा? देखो P1 माइनस इधर आएगा तो क्या होगा P2, P1 माइनस P2 क्या डेल्टा, यानी चेंजिंग प्रेशर हो गया। और चेंजिंग प्रेशर दोनों कैपिलरी राइज का कितना आया? रो जी, ठीक है। इसको लिख दिया रो जी इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और V1 और V2 कैलकुलेट कर लो। ठीक है।